सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है, ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सरला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है? अगली सुबह लखन मालिक के घर की तरफ चल देता है। लखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। लखन की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे लखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या। सर्दी की वजह स्यूं सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, काल से काम पर मत आइए। मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत कोन्या। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? लखन के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मणिराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा लखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। लखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सरला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। लखन चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेगी। लखन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे लखन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होंगी। लखन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल लखन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर लखन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक लखन की नजर जा रही थी, सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढहकर बह गई थी। यह देखकर लखन को अपने घर की चिंता होने लगती है।
बेचारा लखन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सरला तुम ठीक हो ना? मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक है। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ चलो भाग्यवान, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगुना पानी घर में भर रहा था। माँ, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुन्नी, मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है, और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह लखन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से लखन अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज रोज सरला और लखन को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते लखन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। मुन्नी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना मंगतू भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंगतू हमारी मदद जरूर करेगा, दोस्ती किस काम आएगी आखिर। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर मंगतू के घर के तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मंगतू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। अरे लखन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगतू भाई, तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीबी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई लखन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगतू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ लखन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। लखन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मंगतू ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया।
ये लो जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो लखन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, लखन तो आपका अच्छा दोस्त है ना। उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूं जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर मंगतू बरसात के मजे ले रहा था तो वही लखन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगतू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बापू, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरला मुन्नी का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी? आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई, लखनऊआ बोल का हुआ? कैसे नाना हुआ? इतनी रात में काहे कुंडी बजावत है? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहां से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के करता धरता है। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकल आऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले लखन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह लखन का दोस्त मंगतू वहां से गुजरता है। अरे भाई लखन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगतू भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा।
अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड? ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मंगतू उनका मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे लखन और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। लखन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सरला और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था, तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ माणक चंद है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो लखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ माणक चंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन लखन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे भाग्यवान, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ माणक चंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ बापू, सही किया आपने। अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ जी, मुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। लखन और सरला आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। लखन को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? लखन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर लखन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर लखन और सरला उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। लखन और सरला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ सरला, मुझे तो लगता है वह बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे।
लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ मणिराम, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, यह कैसा कहर है। तभी वहां एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग लखन के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर लखन के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन लखन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। लखन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी लखन के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो लखन भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। सब लोग लखन से माफी मांगते हैं। उन्होंने लखन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है, क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।